हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कुछ नियम बदले गए हैं और उसी के बारे में नोटिस है। इसमें आपके कांस्टेबल और सब कांस्टेबल के बारे में जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती है उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उन सभी के बारे में देखेंगे कि क्यों चेंजेस किए गए हैं और किस रूल के अंतर्गत वो चेंजेस हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है जो आपका नोटिफिकेशन है, और ये न्यू दिल्ली 17 अक्टूबर को इशू किया गया था। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका GSR है 666। GSR की फुल फॉर्म होती है जनरल स्टैट्यूटरी रूल, इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य कानून नियम। जो 766E है इसमें है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्म्ड बाय सेक्शन 21 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957। इसमें लिखा हुआ है 23 ऑफ 1957 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 नेमली। देखिए इसको ऐसे समझिए, जो आपका GSR है ना 766, ये क्या है? ये एक आधिकारिक गजट अधिसूचना है जो रेल संरक्षण जो बल नियम है ना 1987 को ये क्या करती है? संशोधन करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 की धारा यानी कि सेक्शन 21 में जो प्रदत्त जो शक्तियां ना उनका उपयोग करके जो है वो इन नियमों में बदलाव कर सकती है। ये इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है। अब आगे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जो ये रूल यहाँ पे बताया गया है ना वो ये है, दीज रूल्स में कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल्स 2025। यानी कहने का मतलब है जो अब ये रूल है ना वो इस नाम से जाने जाएंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 के नाम से ये जाने जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, दे सेल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। यानी कि जैसे ये पब्लिश हो जाएंगे उसी टाइम से ये जो है इन फोर्स यानी कि अपने जो है लागू हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इन द सेड रूल In the rule 47 the following rule shall be substituted, namely 47 enlistment standard। यानी कि कहा गया है कि रूल में ये कहा गया है जो 47 रूल नंबर है ना आपका, उसको 47 enlistment standard के नाम से जाना जाएगा। enlistment standard का मतलब होता है आपका जो शारीरिक मापदंड। ठीक है ना। देखिए आगे बोला गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव कैडर में क्या कौन कौन सी पोस्ट आती है, जैसे कि आपके कांस्टेबल हो गई, सब कांस्टेबल हो गई। इन भर्तियों के लिए है ना यहाँ पे फिजिकल दिया गया है। क्या दिया गया है? द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर इनलिस्टमेंट एज एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इन एग्जीक्यूटिव कैडर शेल बी एट पर विद फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एज अंडर। कहने का मतलब बोला गया है कि आपको जो मिनिमम फिजिकल जो स्टैंडर्ड चाहिए ना आपका जो एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, वो आपका CAPF जो आपकी वैकेंसीज होती है ना उनके समान ही आपका क्या होगा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। जिसमें कि CAPF में आप जानते हो कौन कौन सी वैकेंसी आती है, जैसे कि आपकी हो गई क्या बोलते हैं CRPF हो गई, BSF हो गई, CISF हो गई। इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ना वही सेम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे देखो आपकी हाइट दी गई है 170 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका चेस्ट दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है आपका नॉर्मल चेस्ट, और 85 आपका इसको मतलब एक्सपेंडेड करने के बाद में फुलाने के बाद में। सेम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है प्रोवाइड दैट मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका फीमेल के लिए स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट है ना उनके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा ना वो भी आपका यहाँ पे बोला गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एज वेल का मतलब होता है कि इन्हीं के समान जो है इनका भी आपका जो फिजिकल होगा वो होगा। देखिए यहाँ पे तो ये दिया गया है आपका नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना। अब आप जानते हो फीमेल के लिए अलग आपका क्राइटेरिया होता है फिजिकल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए भी कुछ छूट दी हुई होती है। तो उनमें जो छूट दी हुई है ना, जो आपका CAPF के अंदर जो छूट दी हुई है ना, सेम वो वाला यहाँ पे लागू होने वाला है। समझ में आई बात। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि पहले तो जो आपका दिया हुआ था ना वो दिया हुआ था एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर नहीं आती है ना ऐसी पोस्टों के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एनलिस्टमेंट एज एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर सेल बी एज अंडर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव कैडर के अलावा जो पोस्टें होती है ना, जैसे कि आपकी हो गई टेक्निकल या सपोर्ट स्टाफ, इस प्रकार की जो आपकी पोस्टें हो गई ना, उनके लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होगी, और जो चेस्ट होगी वो आपकी सेम ही रहेगी 80 और 85 रहेगी। यहाँ पे आगे पॉइंट दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट 4 पर्सन हु हैव नॉट अटेंड द
the age of 20 years, a relaxation of 2.5 centimeter in height and 5 centimeter in chest measurement may be allowed if the division medical officer certified that the person concerned is likely to attain the minimum prescribed standard on attaining the maximum age एप्लीकेबल इन द केस। देखिए इसका मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट जो 20 साल से ऊपर नहीं हुए, यानी कि उनकी एज जो है 20 ईयर नहीं हुई है, उनको जो है हाइट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है 2.5 सेंटीमीटर का, और चेस्ट में मिलने वाला है 5 सेंटीमीटर का। वो भी कब? वो भी जब डिविजनल मेडिकल ऑफिसर ये सर्टिफाई ना कर दे कि आपकी जो एज है ना वो 20 ईयर से कम है या 20 ईयर के बाद नहीं है, ठीक है ना। देखिए आगे दिया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डायरेक्टर जनरल में प्रेस्क्राइब सेपरेट फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है कि जो आपका डीजी होता है ना, वो डीजी जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आती है ना, उसमें अलग से यानी कि सेपरेट जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो दे सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सेड रूल्स इन रूल 48, यानी कि 48 रूल में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इन सब रूल 48.2। अब देखिए दोस्तों सब रूल क्या होता है, पहले बात तो ये देखो आप 48 जो होता है रूल, ये रूल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये आपके रूल नंबर हो गए। इन्हीं में आपके सब क्लोज जोड़ दिया जाता है, जैसे ए का ए बी सी डी ऐसे जोड़ दिया गया, तो उन्हीं को सब रूल बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया 48 का जो सब रूल है उसमें क्या बोला गया है कि फॉर द वर्ड कांस्टेबल अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडरे सेल बी सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव कैडरे के अलावा जो मतलब अदर वर्ड है कांस्टेबल, उनको क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर सब रूल 48.2 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्ट नेमली, यानी कि जो 48.2 जो सब रूल है ना उसके अंदर अब ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं ये उसमें क्या कर दिए हैं, इंसर्ट, यानी कि ये उसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सब रूल 48.3 में बोला गया है, एक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती आती है ना, उसमें कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो इसको फॉलो करना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है, तो वो है मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स बट बिलो द एज ऑफ 23 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट। देखिए दोस्तों सिंपल शब्दों में यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट की एज है ना वो 18 से लेके 23 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 18 से कम होनी चाहिए ना 23 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये कब है, ये है डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटमेंट के लिए आपकी नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें जो डेट दी हुई होगी ना उसके अनुसार आपकी जो ये एज होनी चाहिए। देखिए आगे दिया हुआ है, मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। देखिए कहने का मतलब है आपके पास है ना हाई स्कूल पास होना चाहिए, और उसके अलावा अगर मान लो हाई स्कूल नहीं है तो इससे संबंधित जो है आपके पास किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सेड रूल इन रूल 49, यानी 49 रूल में क्या बोला गया है, जो आपका सब रूल 49.1 है ना, इसमें बोला गया है कि फॉलोइंग सब रूल सेल बी सब्स्टिट्यूट नेमली, यानी कि जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। कैसे? 49.1 में यहाँ पे बोला गया है, सिलेक्शन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन एग्जीक्यूटिव कैडरे shall be made as per recruitment procedure of staff selection commission for CAPF। यानी कि कहने का मतलब है जो आपकी सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर जो ये भर्तियाँ आती है, इनके जो प्रोसीजर रहेगा ना रिक्रूटमेंट का, वो आपका SSC जो CAPF का करवाती है ना, सेम उसी प्रकार से होगा। यहाँ पे इसी का दूसरा पॉइंट है, सब रूल 49.2 फॉर द वर्ड कॉन्स्टेबल्स द वर्ड कांस्टेबल एक्सेप्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सेल बी सब्स्टिट्यूट, यानी कि बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर जो कांस्टेबल आता है ना उनको छोड़ के बाकी की जो कांस्टेबल्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाएगा, नेम को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सेड इन रूल 51 रूल में जो आपका सब रूल 51.1 है ना, इसको री नंबर यानी कि बदल कर क्या कर दिया गया है, 51.A कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे बोला गया है 50.1 द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सेल बी डन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द CAPF और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड 1 ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। देखिए कहने का मतलब है जो आपका ये पोस्ट है ना सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, इनका जो मेडिकल होगा ना वो मेडिकल किसके द्वारा लिया जाएगा, तो आपका मेडिकल ऑफिसर जो आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का है ना, इसका जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके द्वारा, या फिर बाद में मान लो कि असिस्टेंट कोई सर्जन है उसके द्वारा जो कि ग्रेड 1 से मतलब बिलोंगिंग करता हो, और आपका या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो ऑफिस मतलब डॉक्टर्स होते हैं ना उनके द्वारा, या फिर डिस्पेंसरी के द्वारा, तो इनका मेडिकल इनके द्वारा किया जाएगा।
देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें सब रूल 51.1A फॉर द वर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट के लिए वर्ड है, द वर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी एग्जीक्यूटिव कैडर के अलावा जो कैंडिडेट शब्द है ना, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट यानी कि रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने जितना मेरे से आसान भाषा में हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुल मिला के बात है, जो ये लेटर आया ना, इस लेटर का सारांश यही है कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, वो चेंज कर दिया गया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जो कि आपका CAPF के तहत जो है, वो उन्हीं के तहत आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना, वही मेडिकल आपका जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन का एक सार, जो कि मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।